यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे सैम्पलिंग पॉपुलेशन, प्रतिचयन जनसंख्या, मतलब प्रतिचयन हम कैसे करते हैं जनसंख्या में से। जैसे जनसंख्या में से हम न्यायादर्श लेते हैं, न्यायादर्श लेते हैं वो किसी ना किसी प्रतिचयन की विधि के माध्यम से लेते हैं। अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना। परिकल्पना क्या है, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन। हम कोई भी समस्या पर अनुसंधान कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें परिकल्पनाएं निश्चित करनी होती है। अब परिकल्पनाएं हम देखते हैं कि परिकल्पनाएं किस प्रकार की बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। परिकल्पनाओं के बारे में जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ तो 10 से 5 बजे तक रहते हैं, कुछ 2 बजे ही चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग में ये कल्पनाएं निर्मित हुई क्योंकि हम इसके लिए पूर्व चिंतन करके चलते हैं कि हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहती है उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, या टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। ये सारी परिकल्पनाएं हमारी बनती हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं आपकी, उससे रिलेटेड आपकी परिकल्पना कौन सी साबित होती है, ये हम देखते हैं। परिकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार अंधेरे में चलते हुए व्यक्ति के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे में जो भी व्यक्ति चल रहा है उसके लिए अगर हम प्रकाश की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो अपने मार्ग से हट जाएगा, अर्थात अपने मार्ग की ओर ठीक ढंग से दिशा निर्देशित नहीं होगी। उसी प्रकार परिकल्पना समस्या के लिए एक दिशा निर्देशित करती है, एक दिशा निर्धारित करती है, जिससे कि हम उन परिकल्पनाओं के आधार पर हमारा आगे का कार्य सुचारू रूप से कर सके। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन, अर्थात किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों और कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया जाता है। अर्थात इस समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चय करने के पश्चात ही उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, परिकल्पनाएं कार्य कारण संबंधित होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं घर खुला हुआ पड़ा है, हम घर से बाहर गए, घर खुला हुआ पड़ा है, तो हम देखते हैं कि घर खुला हुआ कैसे है। हो सकता है मैं भूल से ही घर को खुला हुआ छोड़कर गई हूँ, हो सकता है कि पीछे से किसी ने खोल लिया है, हो सकता है कि पड़ोस वालों ने खोल लिया, हो सकता है कि घर में चोर आ गए। ये सारी परिकल्पनाएं हमारी बनती है। वो किस लिए बनती है? क्योंकि हमारा घर खुला हुआ मिला था। तो ये सारा पूर्व चिंतन हम पहले से करके चलते हैं। पूर्व चिंतन जैसे कार्य आपका हो गया, घर खुला हुआ है, लेकिन उस कार्य के पीछे क्या क्या कारण आपके रहे हैं, बहुत सारे कारण आपके दिमाग में आएंगे, और उन कारणों में से कौन सा कार्य आपका ठीक प्रकार से डिसाइड होता है, ठीक प्रकार से उसमें समाहित होता है, ये चीज हमको देखनी होती है। समस्या जैसे जिस प्रकार एक चिकित्सक है, वो रोगी को देखने के पश्चात ही या रोगी के कारणों को देखने के पश्चात ही उसको दवा देता है। जैसे रोगी एक जाता है डॉक्टर के पास कि मेरे ये बीमारी है, मेरे को बुखार आ रहा है, वो देख लेता है बुखार आ रहा है, और बुखार के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, हो सकता है डेंगू बुखार हो सकता है स्वाइन फ्लू हो, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती है। इन सारी चीजों का निदान करने के बाद ही वो उपचार करता है। परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। उसका कारण यही है कि समस्या का स्वरूप अधिकतर अत्यधिक विस्तृत होता है, और ऐसी स्थिति में उसका व्यापक क्षेत्र को घटाया तथा न्यून करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे अध्ययन का स्वरूप स्पष्ट, सूक्ष्म तथा गहन हो सके। यदि परिकल्पना द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तब अनुसंधानकर्ता संबंधित समस्या के अध्ययन के लिए इधर उधर भटकता रहता है, और इस प्रक्रिया में अनेक आवश्यक तथा व्यर्थ के आंकड़े संकलित कर लेता है, क्योंकि परिकल्पना के अभाव में समस्या से संबंधित आवश्यक तथ्यों अथवा चरों को उसे स्पष्ट तथा विशिष्ट ज्ञान नहीं होता।
इस कारण अनुसंधान में परिकल्पना की रचना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम परिकल्पनाएं निर्मित करनी बहुत आवश्यकता है हमको, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में हम अगर, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में हम अगर न्यून या अधिक परिकल्पना नहीं बनाते हैं तो हम अपने मार्ग से भाग जाते हैं या हम अपने मार्ग से दूर चले जाते हैं। परिकल्पना की कुछ परिभाषाएं दी है, जैसे गुड और हैट ने कहा है, परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। जैसे हम किसी समस्या की परिकल्पना बनाते हैं, परिकल्पना बनाने के बाद उसका परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद परिकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये परिकल्पना हम पूर्व चिंतन के आधार पर बनाते हैं, पूर्व सोच के आधार पर बनाते हैं। दूसरी परिभाषा दी है टाउन्सलैंड ने, परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। हम ये मान के चलते हैं कि परिकल्पना शोध समस्या का एक प्रस्तावित उत्तर होता है। हम प्रस्ताव करके चलते हैं कि ये उत्तर इसका सही है। हम प्रस्तावना के लिए ये प्रस्तावित करके चलते हैं कि जो हमने समस्या से रिलेटेड परिकल्पना बनाई है वो परिकल्पना हमारी सही है, और वो हम इस आधार पर करते हैं, पूर्व चिंतन के आधार पर। तीसरी परिभाषा दी है कर्लिंगन ने, परिकल्पना दो या अधिक चल राशियों के संबंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है। इसमें परिकल्पना हम जब बनाते हैं, जैसे समूह ए और समूह ब में सार्थक अंतर है, इसके लिए हम दो चल राशियां, जैसे एक समूह ए और एक समूह ब, इन दोनों समूहों में हम अंतर देखते हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दो चल राशियों में संबंध के विषय में हमारा एक कल्पनात्मक कथन होता है। जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बालिकाओं में अंतर पाया जाता है, या शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं में अंतर नहीं पाया जाता। इस प्रकार की जो परिकल्पना है वो दो चर मानी जाती है। अगली परिभाषा दी है, अर्थात परिकल्पना एक संबंधित समस्या का ऐसा संभाव्य तथा परीक्षण योग्य प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर संबंधित चरों अथवा घटनाओं का अध्ययन आनुभाविक रूप में किया जा सके और समस्या का पर्याप्त, उपयुक्त तथा वैध उत्तर उपलब्ध हो सके। काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस और एक एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। पहला है नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, अर्थात अप्रायोगिक हाइपोथेसिस, जिसमें पहला प्रकार है सिंपल लेवल, साधारण स्तर परिकल्पनाएं। साधारण स्तर की परिकल्पनाएं हम उनको कहते हैं कि जिसमें चरों की संख्या सिर्फ एक होती है, एक या दो हो सकती है। दो चरों में संबंध द्वारा शोध समस्या का एक प्रस्तावित उत्तर दिया जाता है। जैसे बच्चों की बुद्धि तथा वर्ग उपलब्धि में धनात्मक से संबंध होता है। इसमें बुद्धि और वर्ग उपलब्धि ये दो चर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारण स्तर परिकल्पनाओं में दो चर होते हैं, दो से ज्यादा अधिक चर नहीं होते हैं। जब दो चर होते हैं तो उसको हम साधारण स्तर की परिकल्पनाएं कहते हैं। और एक उदाहरण, जैसे दुर्घटनाएं वाहनों से ही होती है, ये साधारण रूप में हम कहते हैं जिसको कि दुर्घटनाएं वाहनों से ही होती है, ट्रक से ही होती है, स्कूटर से ही होती है। इस प्रकार की परिकल्पना जो होती है वो साधारण स्तर की होती है। जैसे मिड डे मील का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की परिकल्पनाएं भी साधारण स्तर की होती है। दूसरी परिकल्पना है आपकी कॉम्प्लेक्स लेवल, अर्थात विषम स्तर की परिकल्पनाएं। विषम स्तर की परिकल्पनाओं में दो से अधिक चर होते हैं, अर्थात इससे ज्यादा अधिक चर की आवश्यकता होती है। विषम स्तर की को अपन जटिल भी बोल सकते हैं, अर्थात गंभीर दुर्घटना के गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये विस्तृत रूप में थोड़ी साधारण स्तर की परिकल्पना से थोड़ी विषम स्तर की है, अर्थात जटिल स्तर की है।
इसमें गहन और व्यापक अध्ययन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स लेवल की जो परिकल्पना है, विषम स्तरीय परिकल्पना है, उसमें व्यापक गहन अध्ययन किया जा सकता है, जिसको हम बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी परिकल्पना है आपकी रिफाइंड लेवल, अर्थात विशिष्ट स्तर की परिकल्पना है। ये परिकल्पना आपकी साधारण स्तर और विषम स्तर से भी और भी कठिन होती है। अर्थात हम देख रहे हैं इसका उदाहरण, जैसे सीखना अभ्यास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। इसमें कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, प्रत्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे शहर, इसका उदाहरण, शहर के उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में धूम्रपान करने की प्रवृत्ति देहात के मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें 3 चर हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर, धूम्रपान की प्रवृत्ति और शहरी ग्रामीण क्षेत्र। अर्थात ये साधारण स्तर की और विषम स्तर की परिकल्पनाओं से थोड़ी कठिन होती है। इसको बोलते हैं हम विशिष्ट स्तर की, अर्थात जिसमें सीखना अभ्यास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ये उदाहरण है आपका विशिष्ट स्तर परिकल्पना का। अब इसमें हम देखेंगे कि कार्य क्या है और कारण क्या है। सीखना इसमें कार्य है, सीखना कार्य है, अर्थात आश्रित चर है और महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो पुरस्कार के माध्यम से व्यक्ति ज्यादा सीखते हैं, तो पुरस्कार यहाँ पर स्वतंत्र चर है। दूसरा प्रकार था एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, अर्थात प्रायोगिक हाइपोथेसिस, प्रायोगिक परिकल्पना। इसमें पहला प्रकार है यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक परिकल्पना। सार्वभौमिक परिकल्पना हम उसको मानते हैं जैसे सभी के लिए एक समान हो, पुरस्कार देने से शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। हम ये मान के चलते हैं कि पुरस्कार देने से शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। तो ये उदाहरण आपका सार्वभौमिक परिकल्पना का है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुरस्कार देने से शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि 10 चूहे हैं, 10 चूहों पर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो 10 चूहे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अर्थात सार्वभौमिक रूप से सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सार्वभौमिक परिकल्पना है, क्योंकि सभी के लिए वो एक ही बनाई गई है, सभी एक ही ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि 10 चूहों को कहा गया आप दाईं ओर मुड़िए, तो वो दाईं ओर मुड़ने के लिए वो सारे चूहे एक ही लाइन में दाईं ओर मुड़ जाते हैं, अर्थात ये परिकल्पना आपकी सार्वभौमिक परिकल्पना है। अगली परिकल्पना है एक्साइटाइल अर्थात अस्तित्व परक परिकल्पना। अस्तित्व परक परिकल्पना ये होती है कि जिसको अपन एक अस्तित्व में ही मानते हैं। जैसे 10 चूहे थे, अब 10 चूहों में से अगर एक चूहा बाईं तरफ मुड़ता है, 9 चूहे तो आपके दाईं ओर मुड़े, लेकिन एक चूहा आपका बाईं ओर मुड़ता है, तो अर्थात उस एक चूहा का एक अस्तित्व है, क्योंकि वो बाईं ओर मुड़ा है, सभी एक तरफ नहीं गए। उसको हम अस्तित्व परक बोलते हैं। अस्तित्व परक उसको कहते हैं सभी चरों में से एक अलग कार्य करता है, उसको हम अस्तित्व परक परिकल्पना कहते हैं। स्टैटिस्टिकल अर्थात सांख्यिकी परिकल्पना। सांख्यिकी परिकल्पनाओं में हम परीक्षण करके जांच करते हैं परिकल्पनाओं की। जैसे 3 प्रकार की हैं ये, पॉजिटिव, नेगेटिव और नल। पॉजिटिव परिकल्पना अर्थात धनात्मक परिकल्पना। धनात्मक परिकल्पना हम ये इसका एक उदाहरण देखते हैं। सीखने पर अभ्यास का धनात्मक प्रभाव पड़ता है। धनात्मक परिकल्पनाओं में यह होता है कि एक पॉजिटिव चीज आती है, सीखने पर अभ्यास का धनात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा उदाहरण, छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, अर्थात ये भी एक तरीके से पॉजिटिव बात है। अगर हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, धनात्मक की तरफ चलते हैं, तो इसमें पॉजिटिव परिकल्पना होती है, धनात्मक परिकल्पना होते हैं। हम मान के चलते हैं कि छात्राओं की अपेक्षा बुद्धि में
अधिक है या छात्र छात्राओं की अपेक्षा सुंदर है, ये परिकल्पनाएं हम बना के चलते हैं तो ये धनात्मक परिकल्पनाएं मानी जाती है। और इनके ही विपरीत नेगेटिव परिकल्पना इनके ही विपरीत है, जैसे छात्र छात्राओं की अपेक्षा सुंदर नहीं है या छात्र छात्राओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान नहीं है। सीखने पर अभ्यास का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें इस प्रकार की परिकल्पनाएं होती है, उनको बोलते हैं हम नकारात्मक परिकल्पना, अर्थात जिसमें नहीं है या अभाव का प्रतीत हो उसे हम नकारात्मक परिकल्पना बोलते हैं। तीसरी है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं हम जैसे कि हमने शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस को बोलते हैं निराकरणीय परिकल्पना। इसको बोलते हैं शून्य, जैसे हम कहते हैं छात्र और छात्राओं की बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं है, हम मान के चल रहे हैं, मतलब दोनों समान है, दोनों में शून्य है, दोनों शून्य है, शून्य का अंतर है, अर्थात छात्र और छात्राओं की बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं है, ये हम पहले से ही मान के चल रहे हैं, अर्थात दोनों बराबर है। इस प्रकार का जो कथन होता है वो होता है नल हाइपोथेसिस अर्थात शून्य हाइपोथेसिस। और उदाहरण भी अपन ले सकते हैं, समूह ए और समूह बी की बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं है। निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के छात्र और छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है। अनुसूचित जाति और सामान्य छात्रों की बुद्धि में या अभिवृत्तियों में या समायोजन में सार्थक अंतर नहीं है। जब सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार का कथन होता है तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। परिकल्पना की रचना में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं परिकल्पना की विशेषताएं। पहली विशेषता है नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, अर्थात परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी। जैसे परिकल्पना की प्रकार दे रखे हैं, सिंपल ये अभी अपन ने पढ़ा था। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, अर्थात परिकल्पना की विशेषताएं। परिकल्पना की विशेषताओं में पहला है टेस्टेबल स्टेटमेंट, अर्थात परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। हम परिकल्पनाओं का निर्माण तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम समस्या से दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार की हमने समस्या ली है उस प्रकार की परिकल्पना हमारी नहीं बन पाती है। जैसे स्कूल से रिलेटेड हमारी परिकल्पना है, विद्यालय से रिलेटेड हमारी परिकल्पना है, हम आवास से रिलेटेड हम परिकल्पनाओं को निर्मित कर रहे हैं, तो वो परीक्षण योग्य नहीं है, अर्थात हम उसका परीक्षण कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके टॉपिक से बिल्कुल अलग है। और हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि परिकल्पना जब हम बनाते हैं तो परिकल्पना इस प्रकार की बनानी चाहिए जिसका हम परीक्षण किसी भी टूल या उपकरण के माध्यम से कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि परीक्षण योग्य होनी चाहिए परिकल्पना। दूसरी विशेषता है ए हाइपोथेसिस मस्ट बी एन एडुकेट आंसर टू द प्रॉब्लम, अर्थात परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो। हम परिकल्पना बनाते हैं तो ये समझ के बनाना चाहिए हमको परिकल्पना कि वो समस्या का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं, टाउनसेंड ने कहा है परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर है, अर्थात परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर है। इसी प्रकार की परिकल्पना हमें बनानी चाहिए। परिकल्पना में समस्या से रिलेटेड उत्तर आने की प्रस्तावित उत्तर है, अर्थात समस्या परिकल्पना हम समस्या के लिए जो बनाते हैं वो एक तरीके से समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही माना जाता है, अर्थात परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो, इस प्रकार की बनानी चाहिए। लॉजिकल सिंपलिसिटी, अर्थात तर्क संगत सरलता, अर्थात परिकल्पना में जब हम परिकल्पना बनाते हैं तो समस्या कथन और उसके आधार पर बनाई गई परिकल्पना में सरल तार्किक संबंध होना चाहिए।
सरल तार्किक संबंध का मतलब यही है कि परिकल्पना हमारी समस्या से रिलेटेड ही होनी चाहिए, समस्या से रिलेटेड अर्थात समस्या कथन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। उसी के आधार पर हमें परिकल्पना बनाई जानी चाहिए, समस्या से संबंधित ही। अगली विशेषता है पार्सिमोनियस हाइपोथेसिस अर्थात अल्पव्ययी परिकल्पना। अल्पव्ययी परिकल्पना हम उसको कहते हैं जिसमें कम खर्चा लगता हो, कम समय लगता हो, कम साधन की आवश्यकता पड़ती हो। इस प्रकार की परिकल्पनाएं हमें बनानी चाहिए जिसमें कम समय, कम खर्चा और कम साधन की आवश्यकता पड़े। अगली विशेषता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अर्थात मात्रात्मक मापन योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना जब हम बना के चलते हैं तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें मात्रात्मक अर्थात गणना जिसकी हम करते, मात्रा जिसमें हम देखते हैं, इस प्रकार की परिकल्पना होनी चाहिए। मात्रात्मक रूप में आंकड़े एकत्रित हो, इस प्रकार की परिकल्पनाएं निर्मित करनी चाहिए। अगली विशेषता है ए हाइपोथेसिस शुड बी इन जनरल हार्मोनी विथ अदर हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना की अन्य परिकल्पनाओं से संगति होनी चाहिए। परिकल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हो। ये नहीं कि आपने एक परिकल्पना किसी दूसरी समस्या से बना ली और दूसरी परिकल्पना आपकी दूसरी समस्या है, अर्थात परिकल्पनाओं में संबद्धता होनी चाहिए। एक परिकल्पना दूसरी परिकल्पना की संगति में लेते हुए होनी चाहिए, क्योंकि परिकल्पनाओं का हम परीक्षण करते हैं तो सबके रिजल्ट एक साथ हम एकत्रित आंकड़े निकल के आते हैं, उनको हम एक साथ सारणीय वर्गीकरण करते हैं, तो एक दूसरे से संगति होती हुई परिकल्पना होगी तो उसमें विश्वसनीयता और वैधता ठीक प्रकार से निकल के आएगी। अगली विशेषता है इक्वल चेंजेस ऑफ कॉन्फर्मेशन एंड रिजेक्शन अर्थात स्वीकृति और अस्वीकृति की समान संभावना। हम देखते हैं परिकल्पना बनाते हैं, जब परिकल्पनाओं का हम परीक्षण करते हैं, परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद ही पता चलता है कि परिकल्पना जो बना के आप चल रहे हैं वो स्वीकृत हुई है या अस्वीकृत हुई है, क्योंकि आप पहले से पूर्व चिंतन के आधार पर वो कथन करते हैं, परिकल्पना कथन करते हैं, तो वो परिकल्पनाओं का परीक्षण जब हम करते हैं तो वो स्वीकृत और अस्वीकृत की संभावना उसमें होनी चाहिए। जब शून्य परिकल्पना जब हम बनाते हैं तो उसमें बराबर स्वीकृत और अस्वीकृत की संभावना रहती है, क्योंकि हम देखते हैं परिकल्पना शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, सार्वभौमिक भी होती है, कई प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं। जब शून्य परिकल्पना जब हम बनाते हैं तो उसमें स्वीकृत और अस्वीकृत होने की संभावना अधिक होती है। अगली विशेषता है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अर्थात भविष्य कथन करने में समर्थ। परिकल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिनका परीक्षण करने के बाद हम भविष्य कथन कर सके, कि इसके बारे में कह सके कि परिकल्पना सिद्ध हुई है या असिद्ध हुई है, परिकल्पना स्वीकृत हुई है या अस्वीकृत हुई है। परिकल्पना भविष्य कथन करने योग्य होनी चाहिए या भविष्य कथन करने में समर्थ होनी चाहिए। अगली विशेषता है हाइपोथेसिस इज कैपेबल ऑफ प्रेडिक्शन अर्थात भविष्य कथन करने में समर्थ। अगली विशेषता नेक्स्ट देखते हैं वेरिफिएबल। परिकल्पना में प्रमाणिकता का गुण होना चाहिए। प्रमाणिक हम किसको कहते हैं? जब परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बाद हम देखते हैं कि वो परिकल्पना आपने समस्या से रिलेटेड ही बनाई है ना, क्योंकि वो समस्या को ही पूरी सार्वभौमिक रूप से आपका प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि जब समस्या से रिलेटेड आपने परिकल्पना बनाई है तो परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बाद हम देखते हैं कि ये प्रमाणिक रूप से इसमें जो उपकरण वगैरह आपने यूज किए हैं वो ठीक ढंग से आपकी प्रमाणित हो रही है या नहीं हो रही है और समस्या को पूर्ण रूप से समाधान कर रही है या नहीं कर रही है। अगली विशेषता है नेक्स्ट ए हाइपोथेसिस वेरिफिएबल बाय सम रिसर्च अर्थात परिकल्पना किसी शोध विधि द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। हम देखते हैं कि परिकल्पना का जब हम परीक्षण करते हैं तो बहुत सारी विधियां हैं परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए,
तो उन विधियों का उपयोग ठीक ढंग से इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ परिकल्पना इस प्रकार की हो रही है, जैसे हम परिकल्पना तो बना लेते हैं लेकिन उसका परीक्षण करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम देखते हैं इस प्रकार की परिकल्पना नहीं होनी चाहिए जिनका हम परीक्षण नहीं कर पाते हैं। मेथड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस, अतः परिकल्पना की सार्थकता की जांच। परिकल्पना की सार्थकता की हम जांच करते हैं, अर्थात हम परिकल्पना जब बनाते हैं, परिकल्पना स्वीकृत है या अस्वीकृत है, परिकल्पनाओं का जब हम परीक्षण करते हैं तो कुछ टेस्ट हैं। इन टेस्ट के माध्यम से उन परिकल्पनाओं की सार्थकता की जांच करते हैं, जैसे पैरामेट्रिक्स टेस्ट। पैरामेट्रिक्स टेस्ट के अंतर्गत हम देखते हैं टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है और जेस टेस्ट है। ये टेस्ट होते हैं और इन टेस्टों में का प्रयोग हम सांख्यिकीय विश्लेषण विधि के माध्यम से करते हैं। इस टेस्ट इसमें यूज करते हैं, तो सांख्यिकीय विधि का यूज करते हुए हम ये टेस्ट लगाते हैं। टी टेस्ट लगता है आपकी समस्या है तो टी टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट लगता है तो एफ टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट लगता है तो जेड टेस्ट लगाते हैं। जब इन टेस्टों का प्रयोग करने के बाद ही हम उनका निष्कर्ष ठीक ढंग से निकाल पाते हैं। और दूसरी सार्थकता की जांच जब करते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एक होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अर्थात अप्राचलन स्तरीय परीक्षण। अप्राचलन स्तरीय परीक्षण होते हैं जैसे काई स्क्वायर परीक्षण है, मैन विहिटनी टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है, साइन रैंक टेस्ट है। इस प्रकार के कुछ टेस्ट है जिनको सांख्यिकी में यूज करते हैं और जिससे कि परिकल्पना की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चर। चर किसे कहते हैं? चर एक तरीके से किसी व्यक्ति की या किसी के गुण, अवस्था, इसका हम जब पता लगाते हैं तो ये चर कहलाते हैं। किसी वस्तु, घटना, किसी चीज आदि के गुणों का जब हम माप कर सकते हैं तो उसको हम चर कहते हैं। मतलब मापनीय योग्य जो गुण होता है उसको हम चर कहते हैं। चर किसी भी समस्या लेते हैं तो समस्या में चर तो होते ही हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में इससे अधिक चर भी होते हैं। लेकिन अधिकतर जब हम समस्या लेते हैं तो उसमें 2 या 3 ही चर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी समस्या का समाधान ठीक ढंग से और कम समय में कर पाए। चर को परिवर्त्य, परिवर्ती तथा चल राशि भी कहते हैं। चर शब्द का उपयोग सर्वाधिक होता है। चर का शाब्दिक अर्थ है वेरी करना, वेरी, VARY, वेरी करना अर्थात परिवर्तित करना। चर की मात्रा में परिवर्तन होना चर का एक आवश्यक गुण है। चर उसको कहते हैं, अर्थात चर एक परिवर्तनीय होता है। चर घटते बढ़ते रहते हैं, उनको हम चर कहते हैं। चर की विशेषताएं, जैसे चर की परिभाषाएं, चर की परिभाषा दी है पोस्टमैन और ईगन ने। चर वह लक्षण या गुण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। मूल्य का मतलब ये होता है जिसमें जैसे हम पुरस्कार की बात करते हैं तो पुरस्कार हम जैसे 10 रुपए का देते हैं, 20 रुपए का देते हैं, 100 रुपए का देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे मूल्य, अर्थात मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। अगली परिभाषा दी है गैरेट ने। चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। हम जो परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के लिए हम मापते हैं, जब भी तो उसमें परिवर्तन करते हैं। किसी भी चर का मापन करने के बाद ही उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगली परिभाषा दी है डी एमिटो ने। चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है। अर्थात चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण या परिस्थिति से है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है
या यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है तथा मात्रा या मूल्य का निरीक्षण कर सकते हैं। ये कुछ परिभाषाएं थी जो कि चर के टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अर्थात चर के प्रकार। चर के 3 प्रकार दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और रिलीवेंट। डिपेंडेंट के भी 2 प्रकार हैं, टाइप्स ई और टाइप एस। और डिपेंडेंट को रेस्पॉन्स चर भी बोलते हैं और बिहेवियर चर भी बोलते हैं। और रिलीवेंट अर्थात सब्जेक्ट रिलेवेंट, सिचुएशन रिलेवेंट और सीक्वेंस रिलेवेंट। अर्थात हम देखते हैं इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट आश्रित चर, और रिलेवेंट इंटरवेइंग। रिलेवेंट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मध्यवर्ती चर या संगत चर। अब आप देखते हैं इंडिपेंडेंट चर किसको कहते हैं, स्वतंत्र चर किसको कहते हैं। स्वतंत्र चर की बात आती है, स्वतंत्र चर को एक तरीके से हम कारण के रूप में देखते हैं। कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्वतंत्र चर को हम घटा बढ़ा सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर सकते हैं, स्वतंत्र चर में प्रहस्थन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रहस्थन का अर्थ है घटाना बढ़ाना। जैसे सीखने पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, या सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है, हम ये मान के चलते हैं। तो सीखना यहाँ पर आश्रित चर है और पुरस्कार यहाँ पर स्वतंत्र चर है, क्योंकि पुरस्कार हम एक समूह में पुरस्कार दे रहे हैं और एक समूह में कम का पुरस्कार दे रहे हैं। एक में 100 का पुरस्कार दे रहे हैं, एक में 200 का पुरस्कार दे रहे हैं। तो ये चरों में हमने क्या किया, घटा बढ़ा दिया। पुरस्कार जो कि स्वतंत्र चर है उस चर का हमने प्रहस्थन कर दिया। 2 समूह बनाए, एक में 100 का पुरस्कार दिया, एक में 200 का पुरस्कार दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर को हम घटा बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्र चर अर्थात इसके 2 प्रकार जो दिए, टाइप ई और टाइप एस। स्वतंत्र चर को हम उद्दीपक चर भी बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि टाइप ई अर्थात सक्रिय चर जिसको बोलते हैं, सक्रिय का अर्थ यहाँ पर होता है, जैसे टाइप ई किसको कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति खुद ही व्यक्ति उस चीज में परिवर्तन करता है, उसी चीज को घटा बढ़ा सकता है। जैसे हम देखते हैं प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, छात्रों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रकाश को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे सीखने पर पाठ की लंबाई का प्रभाव, सीखने पर पाठ की लंबाई का प्रभाव हम देखते हैं, तो पाठ की लंबाई को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं टाइप ई स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें व्यक्ति खुद ही उसको घटा बढ़ा सकता है।